प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कृति पटल में जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम अभिनंदन स्वागत करनो। आज 562 कार्यक्रम छु और 2000 विश्व दिवी ब्याओ और यात्रा वृत्तांत तक तिहर कड़ी में आज हमार संचालन करण लागरी हमार आदरणीय दीदी तारा पाठक जी हल्द्वानी पर जुड़ी छन। मैं उनको अभिनंदन करनो स्वागत करनो। और डॉक्टर पिंकी जी कार्यक्रम में बागेश्वर पर जुड़ी हुई छन। ललित तिवारी जी जालंधर बटी, प्रेमा भट्ट जी कचूर घाटी बटी और हमारे प्रकाशन तिवारी जी हल्द्वानी पर जुड़ी छन। आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी हमारे देहरादून बटी कार्यक्रम में जुड़ गई उन्नल में अभिनंदन करनो स्वागत करनो। यात्रा वृत्तांत तक ये कड़ी का अखिल वाणगली जी में अनुरोध साथ आमंत्रित करनो। प्रणाम महोदय, नमस्कार। और मैं आमंत्रित करनो आदरणीय तारा पाठक दीदी के वो आज कार्यक्रम संचालन करबे कृतार्थ करा। अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जय। आदरणीय मोहनचंद जोशी जी, प्रेमा भट्ट मैडम जी और ललित तिवारी जी और डॉक्टर पिंकी ना नाम लिखी हुई इसी में का पूरे नाम पता नहीं था। आप लोग ने सब स्वागत और हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय पूरन भट्ट जिला पटल पर उपस्थित हैं। तो आप लोग ने सबने स्वागत करते हुए आज कार्यक्रम नमस्कार नमस्कार स्वागत है आपको। तो नमस्कार मैडम, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो वो थोड़े दे कुछ वो नियम परिवर्तित करी हमारे संस्थापक महोदय जी कि ये फिलहाल यात्रा वृत्तांत कड़ी चल रहा है। यहाँ अपन लोगन के कोई ला यात्रा कक्षा तो उनमें कुछ विशेष कोई असरू या हमारे यहाँ तुलना हमारी यहाँ भाषा संस्कृति या कुछ यो चीज न तुलना अपन जहाँ अपन गोछा वहाँ या कोई एकदम अविस्मरणीय कोई घटना घटी तो उच्च का सब सुनाई वक्ता एक और ये केवल 7-8 जो टाइम कोने मौजूद छन सबनो नाम बारी बारी जनर आज है वो फिर कल दूसरा नाम लेकिन सबन के बुलाई जाल। नमस्कार मैडम। आदरणीय भगवती पनेरू मैडम डॉक्टर भगवती पनेरू मैडम उपस्थित छन पटल पर हम उनका स्वागत करनो। तो आज हम यो यात्रा वृत्तांत में सबसे पहले पटल पर उपस्थित आदरणीय प्रेमा भट्ट मैडम इनके आमंत्रित करनो और आदरणीय प्रेमा भट्ट मैडम छन यहाँ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में प्रवक्ता छन जरूर पाए और जनपद बागेश्वर अपन निवासी था और बैंक अपन मैडम अपन जो अनुभव या अपन जो उच्चन सुनाल अपन यात्रा वृत्तांत में सबना स्वागत करते हुए हम आदरणीय प्रेमा भट्ट मैडम के पटल पर आमंत्रित करने। नमस्कार। पटल पर उपस्थित सभी कृतिकारों को मेरा बार-बार नमस्कार। तारा दीदी के बहुत विशेष नमस्कार और धन्यवाद कि तुम मेरे को मौका दे। दिन में जब आप मेरे को कॉल करो तब मिलना सोचा कि हाँ यात्रा तो मिल बहुत कर रही दे। आप भारतवर्ष बहुत राज्यों यात्रा कर रही टाइम में। सबसे पहली यात्रा मेरा कलकत्ता रहे, लंबी यात्रा। दूसर मध्य प्रदेश तो हमारे स्काउट गाइडर ट्रेनिंग सेंटर से जदुले यात्रा कर रही, पूरा स्काउटिंग गाइडिंग लिबेरी कर रही, पूरा दल साथ में जरी। तो बहुत लंबा अनुभव सन। और ये दक्षिण भारत यात्रा ले 2-3 खरा मिल कर रहे, मैसूर हैदराबाद आदि वहाँ रोना मौका मिल लो। तो उनमें जो मैं सबसे अविस्मरणीय यात्रा छू, जब तुम मेरे कॉल करो तो मेरे लगा कि हाँ मिला थोड़ा आपको यात्रा बताऊं कि लेकिन मेरे को बहुत बढ़िया लगू। घूमन फिरना काफी शौक छू। तो तब मैं थोड़ा बहुत पुरानी यात्रा से पिंडारी ग्लेशियर जब मैं गई तो वहां बारे में थोड़ा आपको अनुभव में आप
बतो या मिल सोचो विल जी फिर थोड़ा मिल आपको मेमोरी के याद करी स्कूल का जब मैं घर आई थोड़ा बहुत टाइम हुआ मिल को क्रमबद्ध रूप लिख ले लियो लेकिन थोड़ा पहाड़ी में गड़बड़ हजार लगा मैं अनुमति चाहूँ कि मैं हिंदी में कहूँ સ્વાગત છે મેડમ આપો હિન્દી પહાડી જલા કુછ આપણ સ્વાગત છે अलग टोन में बुला अलग हजे एक मानक भाषा वो मेरे ओन नहीं असल में हम आपको याद बुलाने तो फिर वो गड़बड़ है दूसर कोई दूसर तरीका रिप्लाई कर हमारे ऐसे हिंदी और कुमाऊनी भाषा द्वितीय पटल पर चलने कोई भाषा है तो बाध्यता नहतन की लगी कदू लोगन के प्रस्तुतिकरण में थोड़ा दिक्कत है छे तो अपन स्वागत છે आपको थोड़ा आप यहाँ थोड़ा कभी मिल यात्रा वृत्तांत लेखने असल में यह प्रेरणा मिली कि हाँ लिख भी धरण से नहीं तो आप मैं यह करो आज में कि जदुल मिल यात्रा कर रही सब यात्रा वृत्तांत मिले फोन आज तो मैं बहुत जल्दीबाजी में कुछ नोट करो और ये साथ साथ में जो बहुत बढ़िया दगड़ी सन डॉक्टर पिंकी पांडे उन्होंने मैं हार्दिक अभिनंदन करनू नमस्कार करनू पटल पर आदरणीय उमेश माटे जी ला उपस्थित है कि उन्होंने स्वागत करो आपू मैडम शुरू करो पिंकी पांडे मैडम तो बहुत हमारे यहाँ बहुत विदुषी एक प्रवक्ता सन जीआईसी में तो कब मैं उम्मीद करूँ कि उन्हें करना आल स्वागत तो मैं हिंदी में आपको यात्रा वृत्तांत सुनो नु गगनचुंबी हिम शिखरों के पद को छूने की ललक अंतर में स्वयं स्फूर्त अदम्य उत्साह लिए अपना सामान बांधकर पिट्ठू पीठ में धारण किए मैं घर से निकली और गरुड़ से लगभग 40 किलोमीटर का सफर जीप के द्वारा तय करने के बाद मैं राजकीय इंटर कॉलेज सोंग पहुंची जो कि हमारे बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक का एक इंटर कॉलेज है और कपकोट ब्लॉक हमारे बागेश्वर का दूरस्थ विकासखंड है जिसकी सीमा पश्चिम में चमोली गढ़वाल, पूरब में पिथौरागढ़ और उत्तर में तिब्बत से मिलती है। तो यही जीआईसी सोंग हमारा बेस कैंप था और हमारा लक्ष्य था 0 पॉइंट पिंडारी ग्लेशियर का। तो ये घटना है सन 2009 की मई के महीने की, जब मुझे भारत स्काउट गाइड के राष्ट्रीय स्तर के पिंडारी ग्लेशियर ट्रैकिंग कैंप में एज ए स्टाफ नियुक्त किया गया था और बागेश्वर जनपद के निवासी होने के नाते टीम को लीड करने का दायित्व भी दिया गया था। मेरे अलावा यह दायित्व श्री गिरीशचंद पांडे जी और श्री प्रकाश जोशी जी को भी दिया गया था। शायद हमें पहाड़ों के सफर का मर्मज्ञ समझा गया होगा, जो काफी हद तक ठीक भी था। साथ में अल्मोड़ा से मैडम सुश्री भुवनेश्वरी बिष्टे, उनको भी स्टाफ में नियुक्त किया गया था, वो भी हमारे साथ थे। और इसके अलावा स्टाफ अन्य राज्यों का था। तो राजकीय इंटर कॉलेज सोंग हमारा बेस कैंप था, जहां निश्चित तिथि को भारत के प्रत्येक राज्यों के रोवर रेंजर्स और उनके लीडर से इकट्ठे होने लगे। अब रोवर रेंजर से यहाँ स्काउट गाइड में जो 18 साल से ऊपर के बच्चे जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको रोवर रेंजर कहते हैं। 10 से 18 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं उनको स्काउट और गाइड, और 18 से 25 के बीच के जो होते हैं उनको बॉयज को रोवर्स और गर्ल्स को रेंजर से कहा जाता है। तो ये डिग्री कॉलेज के बच्चे थे, इनका कार्यक्रम था। तो सायं 4 बजे हमारे ट्रैकिंग कैंप का उद्घाटन सत्र शुरू हुआ, जिसके मुख्य अतिथि हमारे बागेश्वर जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमान ह्यांकी जी थे तथा हमारे जो एलओसी लीडर ऑफ कोर्स थे उनका नाम था अमर छत्री। तो श्री अमर छत्री जी उड़ीसा के रहने वाले थे। तो उनके नेतृत्व में यह ट्रैकिंग कैंप संपन्न होना था तथा दल में कुल मिलाकर 74 रोवर रेंजर्स और लीडर्स का पंजीकरण हो चुका था। तो 74 लोग वहां इकट्ठे हो गए थे, जो कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि राज्यों से आए हुए थे। विभिन्न भाषाओं के समन्वय के साथ
एक लक्ष्य को पूर्ण करने के जज्बे के साथ यह टीम का बहुत हौसले वाला एक सफर शुरू होना था और मेरा मन बहुत उत्साहित था इस सफर के लिए, क्योंकि कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद हम हिमालय की जड़ तक पहुंचने वाले थे। तो उद्घाटन सत्र के बाद प्रत्येक रोवर रेंजर्स को एलओसी सर के द्वारा फिर निर्देश दिए गए कि किस तरह से हमारे ट्रैकिंग कैंप पे संपन्न किए जाते हैं, कैसे कैसे भ्रमण किया जाता है, पहाड़ों में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, हमें सफर में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कैसे हमें एक दूसरे से दूर नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि वहां नेटवर्क की भी प्रॉब्लम थी। काफी उन्होंने हमें निर्देश वहां पे दिए और सुनियोजित ढंग से हमें सारे कार्यक्रमों को संपन्न करते हुए कई तरह की सावधानियां बरतते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, इस बारे में हमें गाइडलाइन उन्होंने वहां पे जारी की। साथ ही सभी प्रतिभागियों के सामान की जांच की गई कि सभी उचित ढंग से तैयार होके आए हैं या नहीं। तो वो लास्ट स्टॉप था हमारा बेस कैंप जो था, तो अगर किसी जो भी निर्देश उन्होंने लेटर में भेजे थे उसके अकॉर्डिंग सामान आया है या नहीं आया है, इस चीज को पूछा गया वहां पे। तो ट्रैकिंग का नियम होता है कि सारा सामान रक्सैक यानी पिट्ठू में लगाकर दोनों हाथों को फ्री करके चलना होता है। तो दोनों हाथों का अगर हमारा सामान होगा, कहीं फिसल गए या दिक्कत आएगी, इतना लंबा हम चल नहीं पाएंगे, तो इसके लिए नियम था कि पीठ पे ही सामान रहे और हाथ हमारे दोनों खाली रहे। अतः सब रक्सैक, स्लीपिंग बैग और रेनकोट होना आवश्यक था, ये चीज पूछी गई, क्योंकि हिमालय के बुग्यालों में मौसम पल पल में खराब होते रहता है, तो इसलिए हमें रेनकोट रखना भी बहुत जरूरी था। जांच में पाया गया कि दक्षिण भारत और राजस्थान वाले प्रतिभागी बिना रेनकोट के आए हैं, तो उनको एहसास ही नहीं था कि कभी बारिश भी होगी या पहाड़ों का मौसम कैसा होगा, तो वैसे आ गए थे, उनके पास रेनकोट नहीं था। तो उन्हें सख्त निर्देश दिए गए कि या तो तुरंत रेनकोट की व्यवस्था करें, अन्यथा वापस अपने घरों को चले जाएं, क्योंकि किसी की भी तबीयत खराब हो गई या कुछ प्रॉब्लम आ गई तो फिर परेशानी पूरे दल के लिए होती है। उन्होंने कहा कि आप यहीं से लौट जाओ, लेकिन उन लोगों ने वहां के स्थानीय बाजार से प्लास्टिक की बरसाती सिलवाई अपने लिए, जिसको मोड़ कहते हैं। मोड़ आप लोग जानते होंगे, हमारे यहाँ मोड़ कहते हैं। तो उसकी एक टेम्परेरी ऐसी व्यवस्था की उन लोगों ने और काम चलाया ऐसे कि उसको रख लिया अपने साथ और कहा हाँ ठीक है हमारे पास है। तो दूसरे दिन प्रातः दल को रवाना होना था और सारे प्रतिभागी अपने सामान के साथ स्काउट प्रार्थना के लिए पंक्तिबद्ध खड़े हुए। तब देखा गया कि राजस्थान के कुछ रोवर से पिट्ठू की जगह सूटकेस और स्लीपिंग बैग की जगह रजाई लेके खड़े हैं। वो पूरा बिस्तर लेके आए हैं, उन्होंने सुना होगा पहाड़ों में ठंड होती है, अपना रजाई गद्दा लेके आए हैं और सूटकेस लेके आए हैं। उनको पता नहीं था कि कैसे पहाड़ों में सफर किया जाता है, तो वहीं पे वो पकड़ में आ गए। तो हमारे एलओसी सर ने उनको देख के बहुत डांटा, उन्होंने कहा ससुराल जा रहे हो क्या तुम, इस तरह से आए हो, तुम्हें यारी ग्लेशियर जाना है, तुम ससुराल की तरह आए हो और तुम सीधे वापस चले जाओ। लेकिन उन्होंने बहुत खुशामदी, उन्होंने कहा सर हमें दिक्कत नहीं आएगी, हम आपको जाके दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत रिक्वेस्ट की तो फिर उनको शामिल किया गया अपने कैंप में, अनुमति दी गई उनको और उनका सहयोगात्मक व्यवहार जो था उन बच्चों का काबिले तारीफ था। और उन्होंने क्या किया, रजाई को गोल गोल लपेटा और बीच से एक डंडा उसमें घुसाया, दो बच्चों ने कंधे पर रखा और पूरे ट्रैकिंग में चलते रहे और बड़े आकर्षण का केंद्र भी बने रहे और कॉपरेट भी कर रहे थे, नेचर के बहुत अच्छे। तो कहीं उनसे उनकी वजह से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये बहुत नई चीज देखने को मिली कि हाँ हमें सफर में अगर जाना है, पैदल मार्च करना है, तो कितनी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। तो पहले दिन हमारा दल लोहारखेत होते हुए 13 किलोमीटर की चढ़ाई और 1 किलोमीटर की उतराई वाला सफर पूरा करके धाकुड़ी पहुंचा। तो पहले दिन 14 किलोमीटर का सफर हमने किया। तो बहुत धूप भी थी यहाँ बागेश्वर, क्योंकि मई का महीना गर्म होता है काफी, तो बहुत मुश्किल से हमने ये सफर तय किया। शायद मेरे जीवन का ये सबसे कठिन सफर था और पूरा सामान हमारे पीठ पर था। और जिस में हमारे पैरों के चप्पल से लेके खाने के बर्तन और इतने दिनों के लिए कुछ कपड़े, कुछ गर्म कपड़े आगे जाके और स्लीपिंग बैग आदि और कंबल, सब कुछ हमारी पीठ पे लदा हुआ था। और जिस सामान से हमें 8 दिन तक काम चलाना था, तो ये सारा सामान हम अपने पीठ पे लेके इतनी चढ़ाई चढ़े थे पहले दिन। और रास्ते में जो भी हम खाने की चीजें ले गए थे, खाते खाते हम जैसे तैसे हम धाकुड़ी पहुंचे थे। लेकिन धाकुड़ी जब हम पहुंचे तो वहां जाने पे पता चला कि हमारे कंधों में छाले पड़ गए हैं। पहली बार देखा कि कंधों में भी छाले पड़ते हैं, क्योंकि ऐसी आदत भी नहीं थी। और
फिर अब बहुत उस दिन टेंशन हो गई थी कि हम अब आगे का सफर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आगे क्या होगा। अब बताएं भी तो कैसे बताएं, वो कह देंगे सीधे वापस जाओ, वापस भी नहीं आना था। तो परंतु धाकुड़ी का प्राकृतिक सौंदर्य जो था उसने हमारे मन को मोह लिया। प्रकृति की सबसे खूबसूरत जगह है यह। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वहां के जो पेड़ पौधे हैं, देवदार के पेड़ थे, लेकिन वो कुछ जैसे हमारे यहाँ के देवदार के पेड़ होते सीधे नुकीले, वो कुछ दबे हुए थे। हो सकता है उनमें वो बर्फ की वजह से काफी लंबे समय तक बर्फ उनमें रहती होगी, तो उनके टहनियां कुछ दबी दबी सी थी, लेकिन काफी अच्छे वो वृक्ष थे देवदार के। और बहुत सुंदर मुलायम दूब जो हमें केवल पार्कों में ही देखने को मिलती है, वो दूब वहां पे पूरे जंगल में धाकुड़ी में थी। बहुत प्लेन जगह थी, बहुत सुंदर था, और सामने सुंदर धुआं ग्लेशियर वहां से दिख रहा था। तो देवदार के बड़े वृक्षों से आच्छादित यह स्थान अपने नाम की सार्थकता को बता रहा था। हमारी एडवांस पार्टी हमसे पहले पहुंच चुकी थी, जिसमें 4-5 रोवर्स और जो उत्तराखंड के थे, और जिन्हें समय पर पहुंचकर हमारे लिए भोजन तैयार करना था, तथा 7 खच्चर थे जिनमें 8 दिन का सामान, खाना बनाने के बर्तन और राशन, गैस सिलेंडर और हमारे लिए टेंट लगे हुए थे। यह टीम हमेशा सुबह जल्दी निकल जाया करती थी, तो वहां जाने तक हमारा खाना तैयार था। बहुत भूख भी लग रही थी, तो एक टीम आगे निकल गई थी, 4-5 रोवर्स यानी बच्चे डिग्री कॉलेज वाले, जो हमारे उत्तराखंड वालों की ही ये जिम्मेदारी थी, क्योंकि बाहर के तो हमारे गेस्ट थे। और 7 खच्चर थे जिनमें पूरा सामान आ गया था, गैस सिलेंडर आदि, और टेंट होते छोटे वाले वो टेंट, और इतने दिनों का राशन, और खाना भी बहुत अच्छा मेनू के हिसाब से बन रहा था। सारी चीजें उनमें लदी हुई थी, वो पहले निकल गई थी। तो कुछ देर चाय पानी पिया और थकान दूर की, और उसके बाद हमने अपने टेंट लगा लिए और कैंप फायर का कार्यक्रम संपन्न हुआ। भोजन किया और रात्रि विश्राम किया। और ऐसा नहीं कि गए और अपने तरीके से सो गए या जिसको जो करना है वो नहीं, एक नियम के तहत सारा कार्यक्रम वहां पे होता है। जो हम अपने स्कूलों में कैंप लगा के कार्य करते, वो सब रास्ते में चलते जा रहे थे समय समय पे, तो वहां भी कैंप फायर किया, आग जलाई गई, और सारे स्टेट वाइज कार्यक्रम वहां पे किए गए, और टोलियां भी निर्धारित की गई, कभी टोली वाइज कार्यक्रम वहां पे हुए। तो इस तरह की चीजें वहां पे थी। तो पहला दिन हमारा निकल गया। अब दूसरा दिवस था हमारा खाती, जो हमारा बागेश्वर का अंतिम गांव है, वहां पहुंचना हमारा टारगेट था अगले दिन का। ये ट्रक हमारा छोटा था, केवल 6 किलोमीटर का था आज का, और इसमें चढ़ाई भी नहीं थी, इसलिए हमने बहुत राहत की सांस ली थी। तो हम इसमें आसानी से पहुंच गए और दिन का खाना खाया। वहां हम दोपहर में ही पहुंच गए थे, और वहां जाके हमारा खाना आज तैयार था, तो खाना खाया। और भोजन के बाद हमारी कक्षाएं वहां शुरू हो गई थी। हमारी तो क्या होती, मतलब हम तो एज ए स्टाफ थे, लेकिन जो बॉयज और गर्ल्स थी उसमें वो रिसर्च भी कर रहे थे, तो उनने क्या नया देखा, क्या किया, तो उनकी क्लासेज जो एलओसी सर थे वो ले रहे थे समय समय पे। तो वहां उस दिन क्लासेज ली गई और टेंट सजाए गए, और कैंप फायर का कार्य और भोजन और रात्रि विश्राम किया। तो रात तक वो कार्यक्रम फिर एक्स्ट्रा चलते रहे जो कैंपों में हमारे होते हैं। और खाती बागेश्वर जनपद का अंतिम गांव है। यहाँ उस समय सड़क भी नहीं थी। आज तो सुनने में आता है कि खाती तक गाड़ी की सड़क चलेगी, लेकिन उस समय नहीं थी, और बिजली भी नहीं थी। यहाँ सबके घरों में सोलर प्लांट लगे हुए थे। तो ये चीज हमने देखी कि वहाँ बहुत अच्छा, हर घर सोलर प्लांट से आच्छादित था, हर घर में लगे हुए थे। और पूछने पे पता चला कि ऑस्ट्रेलिया की एक महिला वहाँ अपनी छुट्टियां बिताने हर साल 2 महीने के लिए आती है, और वहाँ उनका एक छोटा सा मकान था जिसमें 2 कमरे थे। उस दिन वो बंद था, तो वहां के गांव के लोगों ने बताया, और जिसके लिए वो गांव वालों ने ही उन्हें जमीन भी दी थी। और उसी महिला ने पूरे गांव वालों को सोलर प्लांट डोनेट किए थे, और ग्राम सभा को 5 लाख का चंदा उन्होंने दिया था। तो ग्राम सभा को इतना काम करने के बाद गांव वालों ने उनको जमीन दी थी, और 2 महीने वो अपना सुकून के लिए वहां आती थी, लास्ट गांव वहां रहती थी, ऐसा पता चला। तो बहुत अच्छा लगा हमें कि ऐसे भी हमारे देश वाले किसी विदेशी को भी कोऑपरेट करते हैं, तो बहुत अच्छी भावना थी। और यहाँ एक नई चीज ये देखने को मिली कि शाम के समय हमने देखा कि बच्चे और महिलाएं खेतों में और घासों में कुछ ढूंढ रहे हैं। जैसे किसी का कुछ खो जाता है, वो कुछ ढूंढ रहे थे, और हमें ये लगा कि किसी का कुछ हो सकता, कोई कान के आभूषण या कोई आभूषण खो गए होंगे, इसलिए जुटे हुए हैं। लेकिन पता चला कि ये, जब पूछा हमने वहां के लोगों से कि क्या खोया, उन्होंने कहा ये कीड़ा घास
ढूंढ रहे हैं। अब वो कीड़ा घास हमने सुना भी नहीं था, हमने कहा ये होता क्या है आखिर। तो तब पता चला, किसी ने बताया कि ये यारसा गंबू करके कोई चीज होती है, कीड़ा जड़ी, और जो कि बुग्यालों में ही मिलती है और खाती कभी कभार मिलती थी। तो कह रहे थे कि कभी कभार यहाँ मिल जाती, तो उसको ढूंढने में यहाँ के लोग जुटे रहते हैं और इसका बाजार मूल्य बहुत अधिक होता है। और खेती भी यहाँ थे, खेत थे, लेकिन जिनमें केवल आलू ही आलू हमें देखने को मिले, इसके अलावा कोई अन्य चीज नहीं थी। मई के महीने में, गर्मी के दिनों में भी यहाँ केवल आलू हो रहा था। तो वो दिन भी हमारा वहां निकल गया। उसके बाद अगले दिन हमें फिर 12 किलोमीटर का सफर पूरा करना था। वो अगला स्थान हमारा था द्वाली। तो सुबह उठे, कैंप का रूटीन पूरा किया, स्काउट प्रार्थना की और नाश्ता करके हमारा दल द्वाली के लिए चल दिया, जो लगभग 12 किलोमीटर का ट्रैक था। और यहाँ की प्रकृति बड़ी विचित्र थी। पेड़ पौधों की लंबाई अब बहुत कम होती गई। जो हम ऊंचाई पर चढ़ते गए तो अब पेड़ पौधे उनकी हाइट कम होती गई, क्योंकि ठंडा है ये क्षेत्र, जाड़ों में कई महीने बर्फ से दबे रहते होंगे और जलवायु अत्यधिक ठंड होने के कारण पौधे बढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए यहाँ पेड़ों की हाइट हमें बहुत कम लगी। और यहाँ जनजीवन शून्य था। खाती से आगे हमें कोई व्यक्ति नहीं मिला, कोई इंसान नहीं देखने को मिला। तो कई प्रकार के गधेरे, रौले लकड़ी के अस्थायी पुलों से पार करते हुए हम संध्या से पहले द्वाली पहुंच गए थे। तो वहां पुल भी जो बने थे वो पटाल जैसे, वो लकड़ी के, उनको ठोक ठाक के बल्लियों में वैसे पुल बनाए हुए थे। और बहुत सारे झरने आदि, वो दिखने को प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा था आगे का। तो आज लंबा ट्रैक होने के कारण हमें लंच पैकेट सुबह ही मिल गए थे। दिन का खाना आज संभव नहीं था कहीं बनाना, तो लंच पैक पहले सुबह मिल गया था, वही हमने दिन में रास्ते में खाया। दिन में बीच बीच में बारिश भी होती रही, क्योंकि बुग्यालों का मौसम ऐसे होता है कि कभी धूप तो कभी उसी समय बारिश हो जाती है। और काफी ठंडा दिन रहा, पर दल के साथ बहुत सुखद अनुभूति हमें हो रही थी। द्वाली में बारिश थी, जाते ही टेंट लगाए, शेष कार्यक्रम संपन्न करने के बाद 10 बजे रात्रि विश्राम किया। यह दिन हमें प्राकृतिक छटा के अवलोकन से एक विशेष अनुभूति हुई। मई के महीने में भी खूब बुरांस खिला हुआ था। एक विशेष चीज यह देखने को मिली कि धाकुड़ी वाले रास्ते में बुरांस के पेड़ और फूल सामान्य थे। जैसे होते हमारे यहाँ लाल रंग का होता बुरांस का फूल, और काफी बड़े बड़े पौधे उसके पेड़ होते हैं। तो जैसे हम लोहार खेत से ऊपर को पहुंचे, हमारे यहाँ ये गरुड़ बागेश्वर में, इस क्षेत्र में तो केवल मार्च में बुरांस खिलता है, लेकिन वहां मई के महीने में भी बुरांस खिला हुआ था और सामान्य था। लेकिन हम जैसे आगे बढ़ते गए तो बुरांस तो काफी मिला, बहुत बुरांस था जंगल में, सबसे ज्यादा और बहुत खूबसूरत था। लेकिन पेड़ों की हाइट धीरे धीरे क्रमशः वो घटते गई। तो लाल के बाद हमें गुलाबी रंग का बुरांस मिला, पूरा पिंक था, पूरे पौधे थे लेकिन उनकी ऊंचाई कम थी, और गुलाबी रंग का बुरांस था। और उसके बाद अंतिम दिन जब लास्ट तक हम आगे गए तो छोटे छोटे बुरांस के पेड़ थे और वो सफेद रंग का बुरांस वहां था। हो सकता है क्लाइमेट के हिसाब से चेंज हो गया होगा उनका कलर और हाइट। तो हम इस तरह से द्वाली पहुंचे थे और वहां भी हमारे सारे कार्यक्रम हुए, खाना पीना खाया, कैंप फायर किया और रात को 10 बजे सोने का रूटीन था। तो 10 से 5 हम रेस्ट करते थे। और फिर अंतिम दिवस है 0 पॉइंट, जो हमारा टारगेट था पिंडारी ग्लेशियर का 0 पॉइंट तक जाना। तो आज का दिन का कार्यक्रम हमें अपने लक्ष्य यानी 0 पॉइंट पर पहुंचने का था। हमारा सुबह के रूटीन को संपन्न करने के बाद गंतव्य को प्रस्थान हमारा दल कर गया। आज हम बुग्यालों की सैर कर रहे थे। हिमालय की वादियां नजदीक आती जाती थी। सुरम्य घाटियों में छोटी छोटी सुंदर घास थी। ऐसी खूबसूरत वादियों को देखने का यह जीवन में पहला मौका था। तो बहुत ही उत्साहित थे हम लोग। ऐसा हमें अवसर नहीं मिल पाता है, हम जाएंगे भी तो इतनी दूर हम अकेले कभी जा नहीं सकते हैं। तो एक दल के साथ हम चले गए तो बहुत ही उत्साहित, उस उत्साह को तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकती हूँ, बहुत ही खुश थे हम लोग। तो बहुत वही चीज जिसको देखने का मन था, जिसके लिए उत्साहित थे, आज वो दृश्य हमारे सामने था। आगे जाके पेड़ पौधे नहीं थे, केवल घास थी, वो भी मुलायम सी घास, और काफी सुंदर घाटी से हम गुजर रहे थे। हम लोग काफी ऊंचाई पर पहुंच चुके थे। यहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी ऐसा हमें आभास हुआ कि ऑक्सीजन भी कम हो रही ऊंचाई पे जाते जाते। भले हिमालय शुरू नहीं हुआ था लेकिन ऑक्सीजन की कमी थी, क्योंकि हमारे होंठ अचानक से सूखने लगे थे। होंठ बिल्कुल सूख गए थे और एक एक कदम बढ़ाने में सांस कुछ ज्यादा ही फूलने लगी थी। ऐसा अक्सर हमें यहाँ कभी महसूस नहीं होता है। तो वहां एक एक कदम
बढ़ा, हमें आगे जो 0 पॉइंट की ओर बढ़ रहे थे तो टफ लग रहा था कि शायद वो ऑक्सीजन की कमी से होती होगी। तो अब हम अपने लक्ष्य से 0 पॉइंट पर पहुंच चुके थे, पर जो हमारा सपना था कि बर्फ में जाएंगे वो पूरा नहीं हुआ। तो कल्पना तो वही थी ना, जा रहे तो हम बर्फ में जाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, पता नहीं वो कैसा आभास उसका होगा, ये एक मन में कल्पना थी। लेकिन वहां जाके बड़ी निराशा हुई कि वो बर्फ नहीं मिली हमें। वो मई का महीना था, बर्फ पिघल गई थी और बर्फ 0 पॉइंट से करीब 2 किलोमीटर पीछे थी, 2 किलोमीटर आगे हट गई थी बर्फ। और वहां हमारा टारगेट ही नहीं था वहां जाने का, सिर्फ वहां गधेरों का पानी जमकर बर्फ बना हुआ था। हमने उसी में फोटोग्राफी करके खुद को संतुष्ट किया। तो क्या करते फोटो खूब खिंचाई बर्फ में, लेकिन वो गधेरों के पानी में जो जमा हुआ था, बर्फ बना हुआ था, वही देखा हमने। तो 0 पॉइंट से देखा कि पिंडर नदी का उद्गम, जो कि एक छोटे से गुफा के अंदर से अविरल और स्वच्छ धारा के रूप में प्रवाहित हो रही थी, जिसको देखने हम गए थे, पिंडारी ग्लेशियर, जहां से पिंडर नदी निकलती है। बहुत एक छोटी सी धारा के रूप में, एक जैसे होल के अंदर से निकल रही है, ऐसी वो लग रही थी। तो हमने वहां पर फोटोग्राफी की और बहुत सुखद अनुभूति की। पर वहां का मौसम बिल्कुल अनिश्चित होता है। 15 मिनट बाद बादलों ने हमें घेर लिया और बारिश शुरू हो गई। तो ये तो हमारा सौभाग्य था कि वहां जाके भी हम देख पाए, वरना मौसम ऐसे करवट बदलता कि इतना जाने के बाद भी लोगों को वहां देखने का मौका नहीं मिल पाता है। ये हमें वहां जाके ही एहसास हुआ इस चीज का कि इतनी जल्दी वहां मौसम करवट बदलता है। तो हमारे एलओसी सर ने हमें बताया कि हम थोड़ी सी और लेट होते तो हम ये सब नजारा नहीं देख पाते। तो 15 मिनट में अचानक पता नहीं इतनी तेजी से बादल आए और बारिश शुरू हो गई, बूंदाबांदी वहां। लेकिन हमने जैसा भी वहां का नजारा था वो पूरा देखा, उसका आनंद लिया। 0 पॉइंट में एक बाबा जी रहते हैं, वहां उनका नंदा देवी का मंदिर बना हुआ है। बाबा जी ने सबको चाय पिलाई और एक परात भरकर प्रसाद, वो आटे का प्रसाद जो चढ़ाते हैं माता को, तो वो हमें दिया और हम सब पूरे दल ने बहुत आनंद से प्रसाद ग्रहण किया। तो ये भी पता चला कि वहां भी कोई रहता है। और बाद में पता चला कि जाड़ों में बाबा जी बागेश्वर आ जाते हैं और गर्मियों में वो 0 पॉइंट पे वहां पिंडारी ग्लेशियर में वहां रहते हैं, उसी मंदिर में। तो फिर अभी तक का तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ी दुर्घटना मेरे साथ हुई वहां पे। जैसे ही हम वहां से वापस लौटे, साथ में मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। मेरे पैर में मोच आ गई और बहुत दर्द होने लगा, और मैंने किसी को यह नहीं बताया। सिर्फ मेरे साथ जो मैडम चल रही थी, भुवनेश्वरी बिष्ट मैडम अल्मोड़ा से, तो उन्हीं को ये पता चल पाया। और मैडम ने किसी तरह हाथ का सहारा देकर मुझे 12 किलोमीटर नीचे तक मेरा साथ दिया, और 12 किलोमीटर नीचे मैं ऐसे ही पांव से चली। और उस समय थोड़ा इतना आभास नहीं हुआ कि ये कितनी तकलीफ मुझे देगा, तो पूरा ही पैर मुड़ गया था। वो डाउन में चलते समय वहां से जैसे स्टार्ट हुए, और जिस चीज का खतरा था वो मेरे साथ ही घटा कि सबको स्वस्थ और फिट होने चाहिए, ये हमें निर्देश दिए गए थे, तो मेरे साथ ही ऐसा हुआ। तो ये बहुत दुखद मेरे लिए था। और खैर मेरे लिए क्या था, मैं तो आदत की हूँ कि कहीं भी हो, कहीं एंजॉय का मौका है तो एक ना एक ऐसी चीज मेरे साथ होती है, क्योंकि वो चलते रहता है साथ में किस्मत पे। तो ठीक है, लेकिन टेंशन थी कि अब मैं कल से कैसे चल पाऊंगी, आगे मैं कैसे बढ़ूंगी, और दल का क्या होगा, क्या मुझे कैसे ये लोग ले जाएंगे, ये बहुत चिंता मुझे हो गई थी। तो मैंने डर के मारे किसी को बताया भी नहीं, सोचा कि ऐसे चली जाऊं तो ठीक है। लेकिन जब हम शाम को वापस पहुंचे तो सारा दल हमारा आगे निकल गया था, किसी को आभास नहीं था, मैंने बताया नहीं, केवल मैडम मेरे साथ थी। और वापसी अगर आगे बढ़ना होता तो तब तो गाते बजाते कई तरह की एक्टिविटी करते करते आगे जा रहे थे। अब वो वापसी का था तो सब लोग, एक तो बारिश हो गई थी, सब अपने अपने तरीके से चले आए कि हम लास्ट में द्वाली मिल जाएंगे सारे लोग। तो हम 2 लोग पीछे रहे, तो किसी को ऐसा ध्यान भी नहीं रहा कि हम पीछे क्यों हैं। अब नीचे जब हम पहुंचे द्वाली में, तो सबको तब पता चला कि इतनी बड़ी समस्या आ चुकी है। वो समस्या केवल मेरी ही नहीं, सबके लिए हो गई थी कि हम कल कैसे वापस जाएंगे। और मुझे भी बहुत टेंशन हो गई थी, क्योंकि मैं अब खड़ी नहीं उठ पाई और पैर सूज के मेरा बहुत खतरनाक स्थिति में आ गया था। तो अब जब हमारे एलओसी सर को पता चला, वो आए, तो उन्होंने बहुत मजेदार वहां पे बात की। उन्होंने तो खैर समस्या का समाधान बताया। एक तो उड़ीसा के रहने वाले थे, उनकी थोड़ा भाषा अलग थी, क्योंकि सब लोग अपने अपने स्टेट की भाषा अक्सर बोलते थे और हिंदी भी बोलते थे। कुछ लोग तो हिंदी भी नहीं जानते थे, साउथ
जो थे वो अंग्रेजी में होते थे, तो उड़ीसा वाले हमारे सर जो थे अमर छत्री जी, उन्होंने कहा खच्चड़ में जाएगा। मैंने कहा खच्चड़ में, मुझे बहुत डर लगता है। तो अब ऐसी आदत नहीं थी, कभी हम घोड़े में बैठे नहीं थे, खच्चड़ में नहीं बैठे थे। मैंने कहा सर मुझे डर लगती है। तो उन्होंने कहा क्यों, खच्चड़ में नहीं बैठा कभी? मैंने कहा सर नहीं। तो क्या शादी में नहीं बैठा खच्चड़ में, ऐसे तो अब क्या जवाब देती उनको? हमारे साथ पांडे सर थे, गिरीश पांडे जी, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा सर, बड़ी शालीनता से जवाब दिया। उन्होंने कहा सर हमारे यहाँ शादी में खच्चड़ में नहीं बैठते हैं। तो कुल मिला के ऐसे हुआ था। लेकिन हमारी टीम में डॉक्टर थे, वो सावधानियां पहले से ही सारी चीजें चल रही थी साथ साथ में। तो डॉक्टर भी अभी तक बेरोजगार ही थे, वैसे चल रहे थे हमारे साथ, वो पश्चिम बंगाल से थे। तो उन्होंने कुछ मेरे अंगुलियां खींच के, पांव खींच खांच के कुछ ट्रीटमेंट किया और कोई दवा उसमें गर्म पट्टी की। तो सुबह तक एक चमत्कार जैसा ही मुझे लगा कि मैं थोड़ा चलने लग गई थी। मतलब जो मेरी बहुत स्थिति खराब थी कि मैं थोड़ा चलने लायक हो गई थी, और खच्चर में केवल मेरा सामान आया और मैं लाठी के सहारे आ गई उनके साथ। तो इसी क्रम से हम धीरे धीरे फिर जिन स्टॉपों पे रुकते रुकते आगे बढ़े थे, उसी क्रम से हम वापस 3 दिन का सफर फिर करके हम बेस कैंप पे पहुंचे, GIC सॉन्ग, जो कि हमारे ये पूरा पिंडारी ग्लेशियर हमारे कपकोट ब्लॉक में ही आता है, बागेश्वर जनपद में। फिर वहां पे अंतिम शाम को, उसी रात को समापन समारोह होना था। हमारे बागेश्वर के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय श्रीमान हंकी जी थे, उनको फिर वहां बुलाया गया। रात का भोजन उन्होंने वहीं किया। समापन समारोह हुआ बहुत आनंद से, और सब लोग सुरक्षित थे, खुश थे, और दूसरे दिन वहां से सब अपने गंतव्यों को लौट आए। तो इस तरह से मेरा ये 8 दिन का एक यात्रा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया और मेरी जो यादें हैं उनको पुनर्जीवित कर दिया। थैंक यू मैम। धन्यवाद आदरणीय प्रेमा भट्ट मैम जी। आपको बहुत रोचक तरीका सुना हमन के, और कुछ हमन के ज्ञानवर्धक जानकारी ला मिली कि जदू ऊंचाई पर हमार यो पहाड़, जदू ऊंचाई पर यो वनस्पति छे, वहाँ रंग में भिन्नता आते जाए, क्योंकि जदू गहराई पर से डार्क रंग छे और जदू ऊंचाई पर जाते रोला कलर लाइट होते ही, जैसे कि अपन बुरांश छे, पहली लाल छे, फिर गुलाबी हो, फिर लास्ट में सफेद हो देखो। तो ये हमारे लिए एक बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी छे। और आपको ये तो हिम्मता साथ हुआ अपन ट्रैकिंग वो करो खुद में मोड़ आते हुए ला एक मतलब जो शिक्षा का वो गुण, वो आप पूरा भी गुण धर्म निभा आप, और भल लगो कि हमारे सुदूर पहाड़न में कोई समाज सेवक छन ऑस्ट्रेलिया बाकी एवेर ला हमारे हम पर जुड़ रही हैं जो। तो ये बहुत भल लगो मैडम, आपको बहुत भल जानकारी दे। तो हमारे एलओ पटल पर उपस्थित छन आदरणीय और गोपाल बिष्ट जी छन, हमारे वरिष्ठ गीतकार छन आपो, और गिरीश अधिकारी जी छन, प्रेम प्रकाश जी उपस्थित छन, और वापवा के श्री नंद किशोर जोशी जी, नंद कृपाल सिंह जी जी छन, सोनू बेणी छन, तिलक राज जोशी जी, चंपा बिष्ट, हंसमुख ठुल्ला जी छन हमारे, और ललिता गोस्वामी जी छन, और डॉक्टर पिंकी पांडे, डॉक्टर भगवती पनेरू जी, सब लोग उपस्थित छन। तो आप लोगों ने सबना स्वागत है पटल पर। और जस के वे हम निश्चित है कि 8 बजे हमारा कार्यक्रम समापन है जाल, और ये जदू जणी अपनी यात्रा वृत्तांत सुना तो फिर अगले दिन दूसरा बार जाए, क्योंकि एक अपन पूर्व तरीका सुना लो तो मन पूरी जानकारी मिलल। जैसे कि आदरणीय प्रेमा भट्ट मैडम जी मन के बहुत बढ़िया ढंग से समझा। इसी का हम अगली कड़ी में हमारे वरिष्ठ साहित्यकार सन हमारे ठुल्लाजू आदरणीय पूरण भट्ट जी जनक पटल पर स्वागत करूं, और यही आपको कला नंबर नहीं है। और अगर मौक लाग लो तो फिर हमारे उमेश पांडे जी वे छी उपस्थित उन्नला मौक नहीं लाग, अगर टाइम हो तो फिर तीसरा नंबर पर उन्नन बनू। और आदरणीय पूरण भट्ट जी स्वागत छे पटल पर। आपला अपन अनुभव जोला छन आपू बताओ। को 2023 जाने रोजा अनुभव होनी, लेकिन विशेषकर मैं ये हूँ कि किशोरावस्था में
अगर अपन हद में रही जाओ तो उन किशोरावस्था सतानियां बदमाशियां जदुलसन सब भल लागनी। अगर हद में बह रह गया तो थोड़ा गड़बड़ हूँ। तो किशोरावस्था में हमने कति कति का गलती करी। तो वो एक गलती मैं तुमको बताऊँ, जब मैं नैनीताल स्कूल में पढ़ी डीएस बिस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में, तो 11 में पढ़ी वक्त में पता नहीं एक दिन मैं क्या लगा जान जोखिम में डरने के शौक है। पता नहीं जब मैं वहाँ बेटी घरों छुट्टी है घरों उड़ा रही तो वो स्विमिंग करने लगी, वो तख्ते लगी रोनी। मेरा मन भो कि आज ये तालाब में तैरी जाओ। मैं वास्तव में जो नदी वगैरह से नदी में तैरने में शौक थी, उनमें तैरते रहूँ थी। मगर ये ज्ञान नहीं थी कि चलते पानी में और रुकी पानी में तैरने में अंतर से। पानी में तैरने में ज्यादा जोर लगाओ, ताकत लग जाए, आदमी थकान महसूस करो, और बहता पानी आदमी का बगैर ले जा, खाली हाथ चलो नहीं, अपन आगे का बढ़ना लीजिए, बस रुकना लीजिए, कोई जरूरत नहीं, पानी वापिस उठा लीजिए। तो मैं जो पानीदार जहाँ बोट चलनी उन्हें तो ड्रम लगी हुई लाल लाल ड्रम चारों तरफ, उन्हें चक्कर काटने को रेस हो तो वो ड्रम का हाथ लगना मेरे मन भो एक बार मन को आज मैं छुबे रोनू। तो जड़ वक्त तो मैं लग गई मगर नजीक दस लगा देखने में। जब तैरते तैरते वहां पूछी बहुत करीबन 20-25-30 मिनट मगर तैरते हुए है गई। तो ड्रम नजदीक होते होते ड्रम में मैं पकड़ ली ड्रम का। जब ड्रम में मैं ठाड़ पकड़ हुए पानी में खोटन को चलूँ रही तो मेरा सांस फूली हुई सी। मैंने कहा यार अब जामड़ी जब मैंने सड़का तरफ देखा जामड़ी में उतर भी आई तो मको मैं आदिम 10 कीड़ा मकोड़ा से दिखने लग रही। मैंने कहा मैं तो बहुत दूर आ गई हूँ। चारों तरफ मैं नजर दौड़ाए कहीं कोई दिखने कोई नाव ले चाहे शहर लीवर में बाट में किनारे में ले जाऊं कभी कोई दिखने लग रहे वो तो तैरना ही मतलब पस्त होने लग रहे। फिर लेकिन करूं के अब ये तैरना की जरूरी थी कि लगी पार जानने से तो मैंने कहा जले हुआ पार देखी नहीं जब जाने लगे पूजन आंख बुझ में लगी रही करीब बहुत देर तैरना बाद में मन के सड़क तरफ चाह तो मगर लगा हो कि मैं आप सड़क नजीक नजीक पूजन डाली थोड़ा हिम्मत बढ़ गए। कुछ बड़ी फिर मैं उस दिन बड़ी मैंने कान में चिमटी मार ली कि आज बड़ी मैं कभी इसी के रुकवी पानी में दोबारा कूद नहीं मारूं। घर वालों का आज तक मैंने वो खानी अब यहाँ बताऊं लग रही आज घर वालों का पता लगा रहा वो पता नहीं थी। आज पहली बार वो पता लगल कि ऐसा इन्होंने करा अपन बचपन में। फिर उसी के एक गलती और करी मैंने जानलेवा गलती। वो वक्त में आर्मी में भर्ती है गई सन 62-63 में भर्ती हुई मैं। वो वक्त इमरजेंसी चाइना वाला टाइम में वो वक्त भर्ती में कोड ऑफ सिग्नल में। तो मैं पोस्टिंग मिली गया दूसरी या तीसरी पोस्टिंग में मैं सिलीगुड़ी में थी। वहाँ बड़ी छुट्टी होना थी घर वो वक्त ये टेलीफोन वगैरह की सुविधा नहीं थी। चिट्ठी में खिजाल थी वहाँ बड़ी कि मैं छुट्टी होने लग रही मैं। अब मैंने कहा चिट्ठी पूछी जाए मैं घर जब सरप्राइज जूल का बेर लगी वही। तो जब हमारी हल्द्वानी बड़ी हम बस में जूला तो हम उनका पन्नौल बड़ी पैदल जान पड़ती भाटकोट लीजिए। भाटकोट हमारे घर से अलमर बड़ी पन्नौल लास्ट स्टॉप में वहाँ बड़ी हम पैदल जून जागेश्वर सरजाली होते हुए भाटकोट। अब खनिजी होना उनका पत्थर से सरजाल बड़ी कसी भाटकोट तो करीबन 12-14 किलोमीटर पैदल जान हूँ। तो मैं करीबन 4 बजे टाइम में उतरने ली वहाँ पन्नौल में। तो पन्नौल में जब मैं बाट लागन फटी तो मुझे एक बुजुर्ग आदमी मिली। उनको पति कहाँ जाने लगा था मैंने कहा मैं भाटकोट जून। तो ये तुम चरजाली होते हुए तो जला जाक्षर होते मैंने कहा हो जाक्षर होते हुए जून। तो पति मकले ले जाओ अपन दिगड़ मैं नहीं हिट सकूं बाट में। अब सांस चाची उनको अपन दिगड़ तो मैं उन्हें दिगड़ लगी। अब जैसा चढ़ाई में थार्ड चढ़ाई में जैसा मैं कदम का तेज करूं कि मैंने तो लंबी दूरी पार करने से जैसा कदम तेज करना हूँ मुझे रोक दीजिए इजा मेरे का नहीं हिटे लग रहा मैंने सचोल का हिटा करते 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 बड़ा मुश्किल जागेश्वर तक मैंने पूजा उनका जैसे क्या तस्का चढ़ाई पार करी थोड़ी देर हूँ सुस्तानी उस बड़ी फिर उन्होंने साथ दे उस बड़ी वहाँ पुरिया चरजाल। जब हम चरजाल में पूछे थे चरजाल में पूछे मैंने देखा कि हिमालय टुकन में का घाम दिखना घाम जो दिखने लग रहे। मैंने कहा ऐसे दिन छने से मन में मैं अपन विचार करने आते दिन छने से मैंने लंबा कदम रखना 4-1 किलोमीटर बाट से मैं पार कर लियो न। तो मुझे ये पता नहीं थी कि पहाड़ न घाम जैसा हिमालय बड़ी घाम हटल उसा आने रहे हाल यो मका जानकारी नहीं थी। वहाँ हालांकि दुकान वाले ने कहा भोटियो भाऊ तुम हाल नहीं जाओ यहाँ रुक जाओ चरजाल में भोल रखते हम जल्दी उठा दूँ तुम ले जाए घर चाय पानी पीबे ले जाया रात है तुम कहाँ जाला ये बेवो बाट से कस के जाला। तो मैं जवानी जोश बखत अनडवानी जोश है मैं लग गई बाट मैंने कहा ना मैं पूछ जून तेज कदम चलो ना अल्लाह पूछ जानू।
वहां बड़ी आदू बाट पूछ रहे लड़ी में जद बड़ी हमार सरयू तरफ मैंने नजर पूजन सरयू कहाँ देखी थी वहां बड़ी अनियार पट्ट में गुप्त अनियार है अब जब इरखा हूँ उदगुए और उदखा जहाँ उदगुए आदू जंगल में मैं ठाड़ छू मेरे पास कहना तो एक पिट्ठू लगी हुई है मेरा फौज वाल पिट्ठू थी मेरे पुठ में लगी हुई मैं सामान हल्द्वानी जो घर लीजिए सदाक थी वो गनीमत थी कि एक पेन टॉर्च मेरे हाथ में थी और चक्कू चाहिए रामपुरी चक्कू कति के गड़बड़ होली जंगला बाट से मैंने अपन हाथ में खोल ख्याल पे धरिया डरते भाई आप उदबड़ी फिर जो से बिल्कुल उतार लागू और उतार ले जैसे कि वहाँ पिरू गिरी हुई बटन में जरा ला खुद फिसला तो कहाँ गजार कोई बचूली भी हो तो फलाने भी हो धुनी भरी भी हो नाम सन भी हो ना कतुब लोग वहाँ घुरी नहीं सन तो आप डरला मन में लागण लग रहा है कस के जायल बाटला आदू से लेकिन घर पुजड़ना जरूरी था तो मैं बड़ा मुश्किल पेन टॉर्चर अपन खोटना सामान उजाव करते 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 बिसोते मला आराम लेते हुए थोड़ी देर चल फिर थोड़ी देर रुक गए फिर थोड़ी देर चल फिर दोबारा रुक गए अपन हिसाब लंब बाट काटो मैं पगडंडी नहीं पकड़ घोड़ी बाट पकड़ो जो लंब बाट से भले गजार तक जाओ खोल लंब खोल फिर बाद वापस आओ फिर पर अब पहाड़ ना बांटने से मैं वक्त वापस आला देव धार में आला फिर गजार जला फिर धार माला से घूम घूम फिर बाट बनी घोड़ी बाट उमका जो 4 किलोमीटर से 4 किलोमीटर बाट 8 किलोमीटर हो वो बाटे जान में पगडंडी में जल्दी पूजन अब फिरू में हेटन में तो पगडंडी बड़ी मणि खोट फैसला सिद्ध गजार तो अब डरलब है तो वही लंबा रास्ते पकड़े में लगे रही धीरे 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 अपन जो जदबड़ी गांव सरहद लागे उस जाने में बड़ा मुश्किल करीब 1-1.5 घंटा बाद सफर कर बेर बहुत मुश्किल मुश्किल उसका पूजी वो वक्त सिगरेट पीना आदत थी मगर तो मैं लाइटर और सिगरेट और पैकेट निकाल एक सिमन का आपसे मैं बाउंड्री में पूछ गई लगभग 1-2.5 किलोमीटर और दिखे लग रही चली गंगा सुसाट सुनने लग रहा अब मैं घर नजीक आ गई बड़ा शांति पूर्वक में सिगरेट निकाल बे सिगरेट जलाए लाइटर जला बे एक आदमी कस मारी अपन बहुत तरफ मेरे नजर गए बहुत तरफ नजर गए से तो मैं देखने के लग रही दूर एक खोल बाद में दी लाल आंख देखने लग रही मुझे अब मेरे मन में बहम है कि मन का यार ये लाल आंख देखने लग रही है जंगलों बाट से पत्तने कैसे जानवर लगा सन बाघ वगैरह डर लगनी से वहां होना सन कुकरी बाघ जैसे कोई कुकुर नखे बकरा नखे उठा में ले जाना से घरन बड़ी निकाल ले जा मैंने कहा आज मैं यह हाथ पड़ गई अब और क्या न होन देखिए हाथ में चक्कू ले धर मैं कदू मार ले चक्कू कदू आर कर ले अगर वो मकान चीर फाड़ करने लगला तो मैंने कहा जेल हो पे देखी न सिगरेट में बुझा मुझा कुछ बड़ी फिर मैं अपन पिट्ठू लगा पुट में चक्कू हाथ में कस बेर पकड़ ली और धीरे धीरे कदम न अगिल का बढ़ते जाना रही अब वो पेंटोर से खोटन जाना पूछे अगिल का दूर चला भी लाइटर ने जान के देखो मैं वहाँ आंख वाल को छू बेर वो खोला आसपास कुछ बेर में सड़क बटी का एक ढूंढ पकड़ा वो ढूंढ का घुमा बेर जोर खेतो खड़मड़ खड़मड़ ढूंढ गए थोड़ी देर लीजिए आंख हरा गई वो जो आंख देखने लग रही थी थोड़ी देर ना हरानी लेकिन फिर मैं 2-4 कदम अगल गई तो फिर उतर चाह मैंने फिर वो आंख देखने लग रही मैंने कहा यार ये तो इंतजार है मुझसे अब मैं उसका पूछनू पर जो देखने रोल अगल का बढ़ते रही अब मेरे जो टॉर्च है थोड़ा बहुत जद में आगो छी वो चीज जो थी वो कोई नहीं थी गोरू बात थी मणि साहस है मन को यार ये जंगल में छुटी हुई गोरू बात से जान में जान है कि जब गोरू बात से और गोर जंगल में छुटे शेर बाघ क्या न है सकन कि लेकिन उन्होंने पहले पता लग जाओ ये गंदा लीवर हूँ दूर है जनी तो यो यहाँ छन तो अब मैं अपन जाग में आरामल पुजून ये मतलब ये बाट मेरे साफ से उसके धीरे धीरे चलते करीबन फिर ले एक आध बिसौन करो मैंने घर जाना था थकी गई थी फिर एक आध बिसौन कर जब मैं अपना घर पुजी मैंने द्वार खड़खड़ाई वो बहुत मैंने घर दिखी टाइम नहीं दिया घर देखी तो करीबन 10:30-11 टाइम थी अब पहाड़न में 10:30-11 माने उन्हें लीजिए आधू रात में उन्हें खापी बेर जैसा अनियार भाई अपन चुलूल बुझा बेर हम पड़ गया बिस्तरन में उन्हें तो ही आधू रात में द्वार खड़खड़ाई इजली द्वार खोली अब मका अपन समझ में ठाड़ देखो तो एकदम हक चका गए क्या कोने ना आया कि बाबरे यो जो कामड़ी आ और के खबर बात नहीं पाई केले अचानक हथपरा रह गए देख बेर फिर भी बात वही लगा तुम थोड़ा डांट डपट लगाई पर जोर जोरेली बुलाने लगे कि ये रात में तो को उन्हें के पड़ गई थी ये सरस थी वो सरस थी दुनी भरी हुई बात कर दी डांट डपट कर दी उन्हें डांट डपट में काकले नींद खुल गए हेलो हेलो आवाज
हाँ आवाज आ रही आपकी आवाज आ रही आपकी आवाज। ठीक है सर, मैं इसको ले रहा हूँ, मेरा ये हट गया है। खैर आवाज होने से मैं आगे कहते जानू है। हेलो आवाज हाँ हाँ अब आवाज हो रहा है। हाँ, तो इधर में कागजियों के लिए नींद खुल गई, जो कागज सामने आ गई उनका रे यार, और फिर उन्होंने अपन तरफ बड़ी डांट लगे कि तो कोई तू क्या जल्दी है ऋषि, कम से कम खबर बात करने बता। हेलो हेलो हाँ आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है। थोड़ा सोते रहो। मेरे को नहीं दिखा हुई क्या हो रही है। तो खैर जला से मैं कहते जानू पे आप लोग सुन रहे हैं तो कागजू अपन कर बैठे कम से कम आधो घंटे वक्त लेक्चर दिए उन्हें, हाथ खाली हाथ पाथ तो नहीं चला, डांट डपट खूब जोरदार डांट डपट में मैं उनको सरप्राइज देने जागला रही, सरप्राइज उल्टो मौका मिल गया। फिर जब आधो पौन घंटे बाद उन्हें डांट डपट खाए मनी शांति वे इधर फिर ले हल्की हल्की दी चपत लगा बे, फिर गल्ला अपन गल्ला भिड़ा और फिर कहे भैया आज बड़ी दुकान में चिमट लगा, दोबारा काम खबर नहीं करिए। हम तो सोचन तू नौकरी में से और नौकरी वाले छुट्टी में से और तू बैठा बैठा रहो, हम काका नहीं रहो न पुछण मारले नहीं रहो, तेरे खबर ले नहीं। अब खबर से मैंने कहा मैंने तो भेजा ऐसी चिट्ठी नहीं मिल होने। जब वहां घर पूछ बेर जब मैं शांति है गए दूसरा दिन रात जब उठी तो 2 दिन बाद मेरी भेजी चिट्ठी मेरे हाथ में मिलने लग रही। तो हमारा पहाड़ न तो यह सिस्टम थी कि चिट्ठी मिलन मिला पोस्टमैन है पास, अगर पोस्ट ऑफिस में पूछ गई 2-3 दिन वो पोस्ट ऑफिस में पड़ी रहा क्योंकि बटनी कोई नहीं मिलो, वो ले जाने कोई नहीं मिलो। तो जो वो गाँव में जाने लग रहा वो शरघाट में शरघाट कोई बाटकोट उन्हें मिल रहा भी हाथ में चिट्ठी डाल फलान फलान का दी दिया। तो वो चिट्ठी बेराल एक आध दिन बीका जेब में रोल चिट्ठी, फिर वही बात वो जनरल भेंट होली वो चिट्ठी उस दिन रहे। तो इस किस्म व्यवस्था थी। खैर जलब है कि हम अपन टाइम में वो लोग जो दुविधा वाला काम थी वो दुविधा पूरा गए विवाद, फिर मैं दोबारा गलती नहीं कर मैं बाप उनका दोबारा सचो ने कोशिश नहीं कर और नौकरी बढ़िया बात नौकरी करी रिटायर है घर आ गई मैं। फिर मिलिट्री रिटायरमेंट बाद मैं ज्वाइन करो घर में खबर सुनी, फिर मैं ज्वाइन करो बालको भारत एल्यूमिनियम कंपनी, एक एल्यूमिनियम कंपनी थी कोरबा में, वहां ज्वाइन करो। कोरबा में करीबन मैं आर्मी 8 साल करी, ऑलरेडी डिस्चार्ज ली में घर आई, कोई घर तकलीफ थी घर तकलीफ शांत है बेर। फिर मैं फिर नौकरी मैंने ढूंढी तो मैं कोरबा में नौकरी मिली गवर्नमेंट फैक्ट्री अंडरटेकिंग। तो करीबन 32 साल में वहाँ नौकरी करी हुई, बीच में शादी ब्याह ले भाई नानतेल ले गई उन्हें पढ़ाई लिखाई ले वहाँ पे। तो वही मेरी लेखन कार्यक्रम वही कोरबा बड़ी चालू हुआ, बढ़िया साहित्यिक संस्था संस्थान में मैं रहा हूँ और उन संस्थान में ज्वाइन कर बे कुछ लोगन बड़ी सीखो, कुछ पहली बड़ी बड़ी थोड़ा शौक थी लिखने और थोड़ा हाथ में थोड़ा और जानकारी मिल गया कसी लिखी जाए और सजावट कसी करी जाए, कसी शब्द व्यवहार करी नहीं। तो सब जानकारी हुए धीरे 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 फिर 2000 आसपास में सम्मेलन हो अखिल भारतीय सम्मेलन, एक अखिल भारतीय सम्मेलन में शरीक होना मौका मिला। फिर लेखन ला भला कुछ और हमेशा जो लोकल वहाँ होने से प्रोग्राम होना चाहिए उन प्रोग्रामों में तो हम शरीक होना चाहिए। अखिल भारतीय में एक आदमी बार मौका मिला जनरल में सीखना से मेरे को बहुत मौका मिला वहाँ बड़ी। फिर 2003 में मैं रिटायर भाई, 2006 में घर आई यहाँ हल्द्वानी आया हूँ। तो 2006 बड़ी को 2016 जाने बिल्कुल कलम शांत रह के यहाँ माहौल नहीं भाई उन लोगों को अपन काम देकर फुर्सत में मैं कैसे कूँ कविता लिखूँ काका कविता सुनूँ। हल्द्वानी बड़ी दूर पड़ूंगा 15-20 किलोमीटर, तो हल्द्वानी जाना मैं हिम्मत नून तो अपना काम में हमले रहा। फिर बाद में जब मैं हल्द्वानी एक आदमी सम्मेलन में शामिल होना मौका मिला, इसी के साहित्यकार निकट मुलाकात भय, मुलाकात होते होते फिर गौरव त्रिपाठी सन इसमें ये मगर हल्द्वानी में एक साहित्य संस्था थी उनमें उन्होंने दिगड़ मुलाकात में। फिर जोशी मैडम दिगड़ मुलाकात है पुष्पलता जोशी दिगड़ उन्होंने मेरी मुलाकात मोहन जोशी जी गढ़ करा ली। बस तब बड़ी फिर मैं रेगुलर है गए हूँ और लिखण में उत्तर सुधार होने लग रहा। और आज जो से मैं न कह सकनी कस लिखूँ के लिखूँ तो कारीगर आप लोग सा जानकार आप लोग सा कस लिखनी कस लिखी जा कभी कस सुनाई जा फिर ले सीखना में छूँ आप लोगों ने बड़ी सीखना मौका मिलने लग रहा। बढ़िया रहो सब ठीक रहो, मैं कोशिश कर लूँ अपन लोग ना दिगड़ जुड़ी हुई
हमेशा जुड़ी और उनका सोचो। और मोहन जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद गिनूं कि उन्होंने ये एक बढ़िया एक संस्था बना रखी मोहन कृति पटल। ये पटल में ये पटला माध्यम हम यहाँ वाले जाने लग रहे हैं और बहुत बढ़िया ठुल ठुल लोगों निकट मुलाकात होने लग रहे। अलग अलग विधान में हम उनका जानकारी मिल रहा है लोगों निकट। तो बहुत भल लगन लग रहा है आप लोगों निकट मिल भी। तो मैं धन्यवाद दूं आपको सबन का। आप बड़े आराम साथ बड़े प्रेमा साथ मगर सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभव तो बहुत सन फिर कब मौका लग रहा फिर सुनो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार आभार बहुत सुंदर धन्यवाद बहुत आपको। सुंदर या। अपू लेखन उत्कृष्ट कला लेखन से अपू धन्यवाद सर जब तुम्हार नाना रचना होनी देखन में कोनी वो घाव करे गंभीर वाल देखन में छोटी लगे घाव करे गंभीर रचना होनी नाना और ठुले भली रचना होनी सब। आपका आपका सुनाने का ढंग बहुत अच्छा है। जो आज लिंक लगे ना है बहुत देर तक 3-4 बार लगा मैं तो फिर लगा एक वानगी में देण लारी कुमाऊनी में 4 लाइन लिख रखी हिंदी जग में कुमाऊनी में बोटमू खातिर नेताजी रोज गोमा उनी। बोटमू खातिर नेताजी रोज गोमा उनी अपू का ईमानदार विरोधियों का चोर बतौनी। वोटों खातिर नेताजी रोज गोमा उनी अपू का ईमानदार विरोधियों का चोर बतौनी। ए बखत जिता दियो गो गो बिकाल लोन कोनी। ए बखत जिता दियो गो गो बिकाल लोन कोनी। निफरक चुनाव जितबेर अनुदान क्या छरे फांक लोनी। निफरक चुनाव जितबेर अनुदान के छरे फांक लोनी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नाम सुन ली। बहुत सुंदर भट्ट जी बहुत सुंदर। पुरंदा नमस्कार। तुमने विक्टिम सा जरूर धन्यवाद विक्टिम नेताओं कुछ चक्कर में तुमने आशा। नमस्कार। धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग इतना स्नेह करते हैं। आप लोगों के स्नेह का मैं आभारी हूँ। बहुत स्नेह करते हैं आप लोग। अरे नेता तो ये सुने जाइनर खुद पड़ूंगा उजाड़ा उजाड़ हूँ। आप लोगों का स्नेह है इतना इतना अच्छा स्नेह आप लोग देते हैं तो उस स्नेह के मारे तो हम इस पटल से हट ही नहीं पाते। यहाँ वहाँ कहीं जाने का सवाल ही नहीं होता है। जब तक पटल जिंदा है हम भी जिंदा है। धन्यवाद। मोहनदा तो बहुत बधाई के बात है। हाँ बोलिए मैडम। आपण डरे देव लाल आंख वाव दे हमला डर गो चा भल भाव फुखानता ब्रो कि वो मैं खुद डरती में आओ संडे जी अब खसी आप जानते जाने जी में ये मुकादिर तो जाने लग रही थी मैं लेकिन बच गई को गोर निकलो गोरु बाज निकलो। हमला कोणा चा अखिल पर केजा काहिन सुनोनी का लेकिन वो भले रो बहुत सुंदर लेकिन घर जावे जो मगर डांट पड़ी वो डांट को मैं आइला याद करनू आखन में आशा जी बहुत डांट पड़ी हो करीबन आधो पौन घंटे में डांटे खान में रहो। अब मैं सरप्राइज दूं का तो राजे मगर सरप्राइज दे उन्होंने पुरंदा क्या लड़का तुमको क्या लड़का हो तारा जी की तारे की तू क्या लड़का को पहली इधर लड़कियां से लड़का। अच्छा मैं को क्या घर वाले तो नहीं लड़का है ना मगर ब्याह नहीं है मामले घर मगर ब्याह नहीं है वे। अरे घर वाली तो लड़कियों नहीं से यार अब रिटायरमेंट बाद में बहुत लड़कियों हो गई क्या करता है सोनू कुके कोणाच्या आपण बेणी अरे मी कोणाची की तुम आखिर के चाणोच्या यो कोणी मी लाल लाखन वालों को देख बेर हमने कहा यो तो कहानी सुनने में आइला सुनने री लेकिन वगैरह अच्छी को आंखें लाल आंखा और मिला जरा सस्पेंस में मिला हो छी ना बिल्कुल चिट्ठी आखिर का और तो बेटी बेटी आप लोग शायद उपकरण है कुछ तो हमें बेई को के ठीक 8 बजे पटल बंद है 8 बजे 5 मिनट चली मली है सका तो मैं कहूँ बेई हमारे आदरणीय उमेश पांडे जी ला जी इनका बलाना टाइम नहीं मिल और डॉक्टर पिंकी पांडे मैडम ला उपस्थित छन अपन सोनू लीला था वो का एक दो जनी बोलला अपन अनुभव या यात्रा वृत्तांत सुनाल तो अपन लोगन बटी जो ला सुनाला क्योंकि हम लोग ने से बेई शुरू करा थी हम लोगन का मौका मिल रहा
तो अपन लोग जो बे छुट्टी छे आदरणीय उमेश पांडेजी जी पहले और आप एक दुकान सुने रखो इस बार ना कभी और उनके बुलाओ मैं पहले सुन आदरणीय तारा दीदी, मैं बहुत आभारी हूँ आज के कार्यक्रम में सुंदर अभिव्यक्ति जी सुनाया तो हमने रखो आज फिर सुना है बखा है सुना दिया कोई उमटी कोई नई चीज लगी हुई नहीं यात्रा सुन चिस्सू मेरे भाई और आदरणीय नौकरी टाइम में एक बार जोरदार यात्रा से फिर सुन उनका तारा दीदी, मैं आपको निवेदन करना चाहूँ एक गौमन ने बारात में जान छो तो मैं निवेदन करूँ कि भो अगर ये क्रम को शुरू कर देना ठीक छी मैं इजाजत देना है आज के कार्यक्रम को धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबको मैं प्रणाम करना और वो फिर ये कार्यक्रम का अगिल बढ़ाते हुए ये चौथो भाग में हम फिर अगिल हाँ ये कार्यक्रम का तारा दीदी बढ़ा दिया नियमन के नातिन ने जानन जो हमारे सोनाक्षी और लावण्या छन एक बार उनका उपस्थित क्योंकि वो नातिन ने समझन कॉल हमको कल तो बुलाया ही नहीं कॉल छोटा सा उनके पुनी गुड मॉर्निंग गुड नाइट जिला पुनी उन्हें थोड़ा सा मौका मिलन से क्योंकि नातिन सयाना नियमन नहीं जानन तो पटल पर आदरणीय हमारे तिवारी जी सन ललित तिवारी जी तो नातिनन के लिए आवा समय के बाध्यता सब जाननी लेकिन नातिन नहीं जानन तो स्वागत છે लावण्या और सोनाक्षी वो मंदिर जरी नमस्कार मंच पोस्ते धन्यवाद नमस्कार वो मंदिर जरी बहुत शिवरात्रि से मंदिर को सजवणी है लो बढ़िया छे क्योंकि नातिन ने के वो भावना रे तो भाई आप लोग अगर इजाजत करसा तो हिलका चलू नु नहीं तो फिर मोहन जोशी जी कुणी की उन्हन बरियात में जान छे तो बोलूं का आप के को बोलू मिलून पे बोल मिलजुल आज शिवरात्रि कर दियो ठीक है आज शिवरात्रि कर दो थोड़ा दीदी ना 8 बजे उसी प्रोग्राम खत्म हो जानते हैं टाइम में वो शिवरात्रि भाई वो प्रोग्राम रखियो शिवजी भजन को सब जणी 7 बजे शुरू हो 8 बजे करेक्ट खत्म हो जाओ 7 बजे करेक्ट शुरू 5 मिनट ना 1 मिनट ना 2 मिनट सबको प्रणाम सबको आभार धन्यवाद और शुभ रात्रि रचना या कोई आरती गीत जो लगल